बहुत बढ़िया। चलिए अश्विनी मैम कैसी हैं आप? अश्विनी सुन पा रहे हैं आप हमें? दीपक सवार सत्य जी कैसे हैं आप? बता सत्य जी सुन पा रहे हैं? श्रद्धा कैसी हैं आप? अजय जी कैसे हैं आप? Sir, I'm good, sir. I'm fine. परफेक्ट। अजय अगेन कैमरा ऑन नहीं है? Sir, ये मेरे रूम में ही है sir AC and everybody wants to sit in my room only. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए गुड इवनिंग श्रद्धा जी। कैसे सर? सत्या जी कैसे हैं आप? सुन पा रहे हैं? चलिए आज मैंने आप लोगों को सेशन स्टार्ट होने से पहले ग्रुप में मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड किया है। आई बिलीव यू गाइस हैव चेक दैट पीडीएफ। Yes sir, 3 pages का है। यस, वो एक चीट कोड है। चीट कोड इन द सेंस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आपका ऑन पेज एसईओ कैसे कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा। आज हम आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ज्यादा लेवल तक लेके जाएंगे। कल जो क्लास था वर्डप्रेस जो वेबमास्टर टूल का था, सबको क्लियर है वो? सर उसने हमने मेरी वेबसाइट में चेंज किया ना हम लोगों ने जी। फिर सेशन खत्म होने के बाद हमने चेक किया तो वही आ रहा था, आज भी वही आ रहा है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं सर। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले गीतांजलि enterprise.in पे और हम कोशिश करते हैं कि हम उस पेज पे जाएं जिस पेज पे हमने कल अपडेट किया था। सर वो डबल पिकॉक था, कुछ ऐसा था? हाँ डबल पिकॉक वॉल क्लॉक। चलिए ये रहा इसका टाइटल। सर देखिए क्या ऊपर लिखा हुआ है, वॉल क्लॉक डबल पिकॉक वॉल क्लॉक प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम ₹500, ये लिखा हुआ है। लेट्स गो टू गूगल एंड चेक कि ये अपडेटेड है या नहीं। मुझे लगता नहीं है कि सर ये अपडेटेड नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। सर आप बिल्कुल सही हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट पे आया है। ये 5 जून को ही दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं है हमने किसी और पेज को सर उस दिन लास्ट टाइम कवर कर लिया है? नहीं यही था ना सर कल हम सब। कोई बात नहीं, हितेश जी अपने स्क्रीन को शेयर करें एंड लेट्स चेक कि क्या प्रॉब्लम आई है। पहले इसी को रिजॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जितने लोग वीडियो में इस कोर्स को देख रहे हैं, आपको बता दूं अभी हम क्या करने वाले हैं। कल के लास्ट सेशन में हमने हितेश जी की वेबसाइट पे इंप्लीमेंट किया था सर्च कंसोल, जिससे इनकी वेबसाइट का जो भी लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है वो गूगल की नजर में जाए। इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन्होंने, जब हमने कल सेशन में डिक्लेयर किया था कि इनका वेबसाइट अपडेट हो गया है, गूगल की नजर में एक पेज को हमने अपडेट किया था, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, वो दोबारा गूगल में अगर सर्च करें तो वैसा ही दिख रहा है जैसा इनकी वेबसाइट पे पहले था, मतलब अपडेटेड नहीं दिख रहा है। हो सकता है इसका रीजन कि हमारा सिस्टम या फिर इनके सिस्टम में कैशे हो। विल ऑल्सो चेक इनकॉग्निटो मोड पे जाके हम चेक कर लेंगे, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में कैशे इन्वॉल्व नहीं होता है, तो शायद हो सकता है कैशे के इश्यू हो। बट हम दोबारा एक बार सर्च कंसोल में लॉगिन करके इनकी वेबसाइट का यूआरएल चेक कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं। सबसे पहले मुझे आप एक्सेस दे दीजिए। और यहाँ हम चलते हैं गीतांजलि एंटरप्राइजेस पे सबसे पहले।
श्रद्धा मैम, कल का टॉपिक समझ आया था क्लियरली? यस सर। हमारी फोन पे जिस बारे में श्रद्धा मैम बात हुई थी, आपने हिमांशु जी से उस बारे में बात कर ली है? मतलब हैव यू Yes, डिस्कस्ड sir. विद हिमांशु? यस सर, बोल दिया है, उन्होंने बोला है मैं ठीक। सर पर्सनली आप भी प्लीज ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं मैम, बिल्कुल इस चीज पे हम जरूर डिस्कस करेंगे और आपके प्रोजेक्ट को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। अभी के लिए हम देख लेते हैं, पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टाइटल आ रहा है वो टाइटल वॉल क्लॉक वाला ही आ रहा है, और ये टाइटल हमारे गूगल के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे ये अपडेट क्यों नहीं हुआ है, और दोबारा मेक श्योर कर लें कि ये टाइटल वही है जो अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा था। गूगल के अंदर चलते हैं, इस लिंक को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं, कोई भी लिंक डालिए, वो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से उसका टाइटल अपडेटेड है नहीं। तो यहाँ पे अपडेटेड ये है नहीं, तो एक बार हम काम करते हैं, हम दोबारा इसके लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है गूगल ने अपने कैश मेमोरी से किसी कारणवश इसको हटाया हो। हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। आप उसी एक ही ईमेल एड्रेस से लॉगिन करेंगे जिससे आपने वेरीफाई किया हुआ है अपनी वेबसाइट को। तो यहाँ पर हितेश जी, आपने जिस वेबसाइट से लॉगिन किया हुआ है, जिस ईमेल एड्रेस से, आप उसी को हमेशा गूगल सर्च कंसोल के लिए यूज करेंगे। ओके। वेबसाइट का एड्रेस है search.google.com। यहाँ पे गीतांजलि एंटरप्राइजेस देखिए, यहाँ पे यूआरएल आया हुआ है। हम एक काम करते हैं, इस लिंक को उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वी वांट टू चेक कि ये अपडेटेड है या नहीं है। पहले गूगल हमें ये दिखाएगा कि ये लिंक एक्चुअली गूगल के डेटाबेस में है भी या नहीं है। तो हितेश सर, आपने ये काम नहीं किया था कल? किया तो आपने, तो हम साथ तो किया था हम लोगों ने। ठीक है, नहीं उसके बाद जब आपने देखा कि ये इंडेक्स नहीं हुआ है तो दोबारा इसको ट्राई नहीं किया आपने? नहीं, फिर दोबारा ट्राई नहीं किया हमको लगा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसीलिए। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती सर। यहाँ पे देखिए, इसने लिखा है यूआरएल इज ऑन गूगल बट हैज एन इशू, इट कैन अपीयर इन गूगल सर्च रिजल्ट इफ नॉट सब्जेक्ट टू अ मैनुअल एक्शन और रिमूवल रिक्वेस्ट, हाउएवर सम इशू प्रिवेंट। ये जो ऑरेंज कलर का मार्क आपको दिखता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। रेड कलर के मार्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते, दैट मीन्स एरर। और ग्रीन तो यस, इट्स मीन कि आपका पेज क्रॉल्ड है। तो ये दिखा रहा है कि इंडेक्स्ड है। तो हम एक बार दोबारा इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर लेते हैं। मैं जिस पीडीएफ की सेशन की स्टार्टिंग में बात कर रहा था, जितने लोग यहाँ पे वीडियो सेशन में इसको देख रहे हैं, आपकी जो वीडियो है उसके नीचे ही उस पीडीएफ का लिंक दिया गया होगा, उस पीडीएफ का आप वहां से देख सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ये यूआरएल इंडेक्सिंग होती है, गूगल को आप एक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि हमने पेज पे कुछ चेंज किया है, और उस चेंज को गूगल अपडेट करे अपने कैश वाले सर्वर से। बोलो। ओके, ठीक है, चलिए। इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड हो गया है सर, और इंडेक्सिंग अभी हो गई है, और अब इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे। अभी इसके लिए ऐसे छोड़ देते हैं, ये अपडेट हो जाएगा। अब आते हैं मेरी स्क्रीन पे दोबारा, और यहाँ पर
ये जो पेज है जो आपके सामने है, इस पेज को बड़े ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं एंड विल बी फिनिशिंग अप ऑन पेज एसईओ टॉपिक। यहां पर ऑन पेज एसईओ में सबसे पहला जो आपको काम करना है वो काम करना है आपका पेज टाइटल। पेज टाइटल पे आपको काम करना है, वर्किंग विद पेज टाइटल। सबसे पहला ध्यान रखना है, कोई भी पोस्ट बनाएंगे, कोई भी पेज बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट पेज बनाएंगे, सबसे पहले आपको पेज का टाइटल का ध्यान रखना है। स्टार्ट टाइटल टैग विद योर कीवर्ड। याद रखिएगा, जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है उस पेज या उस पोस्ट के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए, वहीं से आपका पेज का नाम स्टार्ट होना चाहिए। जैसे होटल्स इन दिल्ली, तो आपके पेज का नाम होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए होटल्स इन दिल्ली से ही स्टार्ट। उसके बाद आप जो लिखना है वो लिखिए। कोशिश कीजिए आपका कीवर्ड बार बार रिपीट हो, लेकिन वही लिखिए। मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर ऑन पेज एसईओ। द क्लोजर द कीवर्ड is to the beginning of the title tag, the more weight it has with the search engine. जितना ज्यादा आपका कीवर्ड स्टार्टिंग की तरफ होगा, उतना ज्यादा ही सर्च इंजन इंपैक्ट आपको देगा, आपको समझेगा कि आप इस कीवर्ड के करस्पॉन्डिंग डेटा दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। क्या होता है ये? अगर हम हितेश जी की वेबसाइट अभी देखते हैं तो यहां पे देखिए, इसको हम कहते हैं यूआरएल। ये जो टॉप में लिखा होता है ना, इसको हम कहते हैं यूआरएल। इस यूआरएल में आप देखेंगे जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वर्डप्रेस को पहली बार इंस्टॉल करते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग होंगे जब आपने वर्डप्रेस को किया होगा तो इस तरीके से आपका टाइटल नहीं आ रहा होगा। इसका रीजन समझाता हूं और कैसे दिख रहा होगा वो भी समझाऊंगा अभी मैं। यहां पे हितेश जी की वेबसाइट पे एक बार लॉगिन कर जाते हैं हम, और मैं कोशिश करता हूं आपको लाइव दिखाने की कि कैसा आपको दिख रहा होगा ये। तो अगर हम यहां पे सेटिंग में जाएं, और सेटिंग में जाने के बाद एक परमालिंक्स करके ऑप्शन होता है, परमालिंक्स। इस परमालिंक पे क्लिक करेंगे तो ये परमालिंक आपके लिंक के स्टैंडर्ड्स को बनाता है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल समझिएगा। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल जब मैंने बात की, यहां पे जब मैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बात कर रहा हूं, तो देखिए अगर हमारी वेबसाइट में कुछ इस तरीके से लिखा है iidm.net/join demo, अगर मेरा कीवर्ड, मेरा प्राइमरी कीवर्ड ज्वाइन डेमो है, तो ये पेज मेरे लिए सही है। लेकिन गलत तरीका क्या है, आप अगर वर्डप्रेस में इस सेटिंग को ऑन नहीं करते हैं तो आपका पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पेज आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 क्वेश्चन मार्क करके कुछ भी। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे पेजेस पहले भी आपको दिखते हैं। देखा है सत्य जी, कभी देखा है? तो ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। याद रखिएगा, ऑन पेज एसईओ में आपको अपने पेज का जो यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली रखना है। इस पीडीएफ को हमेशा अपने साथ रख लीजिएगा, जब भी आप ऑन पेज एसईओ करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं इसको आप। अब चलते हैं यहां पे परमालिंक्स के अंदर। देखिए बहुत सारी चीजें, अगर मैं इसको प्लेन पे क्लिक कर दूंगा ना, तो जैसा अभी मैं एग्जांपल दे रहा था वैसा ही हितेश सर की उस पोस्ट का पेज दिखेगा। इसको हम प्लेन पे क्लिक करते हैं और एक बार सेव कर देते हैं, और देखिए यहां पे क्या होता है। हमने इसको प्लेन पे क्लिक कर दिया। अब अगर मैं हितेश जी की वेबसाइट पे जाता हूं, गीतांजलि एंटरप्राइजेस पे, और यहां पर मैं जाता हूं डबल, जो भी हमारा वो था, डबल पिकॉक वॉल क्लॉक। ऊपर देखिए यहां पे आपका जो लिंक अपडेट होगा ना, इसको थोड़ा सा दोबारा अपडेट कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू आपके पेज का नाम, मतलब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, बिना बात के कोड्स इसमें आ रहे हैं। टेक्निकली जिन लोगों को कोड के बारे में पता है उनको मैं बता दूं, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीजें लिखी जाती हैं
वो एक सिंटेक्स फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप कोड को नहीं समझते हैं तो इसको इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि इस टाइप का लिंक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं होता है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का सिंपल मतलब है, जो तरीका है ये, आपका पेज और का जो लिंक है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड लगना चाहिए, तभी आपको मजा आ पाएगा। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहां पे आप पोस्ट नेम डाल दीजिए। आप अगर पोस्ट नेम डाल देंगे तो जो भी आपके पोस्ट का नाम होगा वो आ जाएगा। अगर आप यहां पे न्यूमेरिक डाल देंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। डे एंड नेम अगर आप ये डाल देंगे तो मंथ लिखा हुआ आएगा, डेट लिखा हुआ आएगा, फिर आपके पोस्ट का नाम आएगा। हमें नहीं चाहिए इस तरीके से। आप पोस्ट नेम डाल सकते हैं ऐसा। कस्टम स्ट्रक्चर में अगर आप चले तो यहां पे आप जो भी चाहें वो ऐड कर देंगे। तो अब आपका लिंक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गीतांजलि एंटरप्राइज .in /पोस्ट का नाम क्या है, डबल पिकॉक / जो भी मैंने लिखा, हमारा लिंक ऐसे बन जाएगा। हमें नहीं चाहिए ये। पोस्ट नेम डाल देते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं इसको। और अगर मैं कैटेगरी लेके आनी है, क्योंकि जरूरी है ना हितेश सर, पोस्ट के साथ कैटेगरी डाल दे तो और मजा आ जाएगा ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी वाला भी ऐड कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, दोबारा दिखाता हूं मैं पोस्ट नेम पे गया, यहां देखिए पोस्ट नेम का ये इस तरीके से आया, और मैं दोबारा स्टार्टिंग में गया। स्टार्टिंग में जाने के बाद मैंने यहां नीचे देखिए मेरे को कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने कैटेगरी डाल दिया। देख रहे हैं। हाँ। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, इसको सेव कर देते हैं, सेव चेंजेस। इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, परमालिंक। वर्डप्रेस के अंदर परमालिंक के नाम से इसको जाना जाता है। सर हर पेज में नहीं करना है ना, ये तो एक ही बार करना है ना। सर ये हर पेज में नहीं, एक ही बार होता है पूरे वर्डप्रेस में। हाँ। हितेश जी, डबल पिकॉक आपने 2 बार तो नहीं बनाया हुआ है अलग अलग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 2 अलग अलग पेजेस पे बार बार काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एक ही है। एक ही प्रोडक्ट है ना ये? हाँ सर पीकॉक की स्पेलिंग भी कल अपने लोगों ने सही की थी, वो भी सही नहीं हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी दूसरे पेज पे काम कर रहे हैं। यहां देखिए प्रोडक्ट परमालिंक है, क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट का पेज था, ये इनका पोस्ट नहीं था, तो इसलिए हम ऊपर चेंजेस कर रहे थे, इसलिए वो चेंज नहीं आया। नीचे देखिए प्रोडक्ट के बेस पे भी है प्रोडक्ट परमालिंक। तो यहाँ पे शॉप बेस विद कैटेगरी, मतलब कैसे आएगा, शॉप मतलब कौन सा शॉप है इनका, शॉप लिखा हुआ आएगा, फिर प्रोडक्ट का कैटेगरी आएगा, फिर सैंपल प्रोडक्ट मतलब जो भी इनका प्रोडक्ट का नाम है। अगर कस्टम बेस में करना है तो हम कस्टम बेस में कुछ भी अपना लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको सिंपल रखूं, डिफॉल्ट तरीका रखूं, तो डिफॉल्ट तरीका क्या है, प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ आएगा। सेव कर देते हैं और देखिए सर ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट परमानेंट चेंज करना होगा हम लोगों के लिए। मैम ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें आपको प्रोडक्ट का पेज बनाना पड़ता है हर प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, वो एक पोस्ट नहीं है। तो ये हितेश भाई की वेबसाइट पे आपने हम लोगों ने इस पे सर आपने किया है, परमानेंट लिंक चेंज किया है प्रोडक्ट वाले पे, ऑप्शनल प्रोडक्ट। अगर आप अपने पे करेंगे तो इसको आराम से आप नॉर्मल पोस्ट वाले उस पर भी करेंगे तो पोस्ट वाले पे भी काम हो जाएगा इसका। एक नया पेज बना के देख लेते हैं।
पोस्ट का तो कोई भी पोस्ट बनेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, गीतांजलि enterprise.in/पोस्ट का नाम, जो भी पोस्ट का हमने टाइटल दिया है। और जो भी हमारा प्रोडक्ट बेस होगा वो यहां पर प्रोडक्ट परमालिंक में क्या होगा, हम इसको डिफॉल्ट रखते हैं इस वाले पे, सैंपल प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट का नाम होगा वो आ जाएगा। सेव कर देते हैं एक बार। जी अजय जी कुछ पूछ रहे हैं? नो सर, सॉरी। ओके ठीक है, जब तक ये हम काम कर रहे हैं तब तक हम एक काम करते हैं, इधर हमने उसको सेव कर दिया है, मैं 2-3 मिनट छोड़ना चाहता हूं। और तब तक हमने ये देखा, यहाँ देखिए मैंने अभी लिंक डाला और दोबारा ये अपडेट हो गया है, देख लिया आप लोगों ने? हाँ, जो हमने अभी सर्च कंसोल में अपडेट किया था, ये देखिए अपडेट हो चुका है। इसका टाइटल वही है जो टाइटल हमारे पेज पे था, जो सेशन के स्टार्टिंग में हमने किया था। और हमारा ये डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो चुका है। यहां चलते हैं, आई रियली वांट टू सी कि ये वेबसाइट पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। लेट्स सी gitanjali-enterprise.in, और मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं वेबसाइट को। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आए रफ चेक करने में, तो वेबसाइट को एक बार विंडोज से कंट्रोल F5 प्रेस कीजिएगा, वो पूरे सर्वर को रिफ्रेश कर देगा। कंट्रोल मतलब आपका जो ब्राउजर है, कंट्रोल F5, ये एक रिफ्रेश कमांड होता है। चलिए देखिए, अभी परमालिंक देख रहे हैं, जो हमने डाला था उसी तरीके का आ गया। हाँ, अभी इसका मतलब ये SEO फ्रेंडली URL है, यहां पे हर वो चीज लिखी हुई है। अब अगर आपको प्रोडक्ट भी हटाना है, अगर आपको इस वर्ड को भी हटाना है, तो क्या करेंगे, आप यहां पे जाएंगे और ये देखिए नीचे प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, हाँ, इस प्रोडक्ट को आप हटा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं लिखना है, आप यहाँ पे कुछ भी मत डालिए, सेव चेंजेस कर दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कैटेगरी मेंशन करना बहुत जरूरी है सर, कि किस कैटेगरी में है, यूजर को वो भी समझ आता है ना फिर। हाँ, तो आप जिस तरीके से अभी रखा हुआ है आपने, ये तरीका सही है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपका क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू नंबरिंग फॉर्मेट, ये सब नहीं आना चाहिए। ओके, सीधा सीधा आना चाहिए बस। बिल्कुल, जो आपका कीवर्ड है वो यहाँ पे आना चाहिए सर, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, 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 है ना, इसको कहते हैं SEO फ्रेंडली URL। आगे चलते हैं, यहां पे मैंने आपको बताया, मेक योर पेज URL शॉर्ट एंड कीवर्ड रिच एंड इंडस्ट्री रिसर्च सेज शॉर्ट URL रैंक गुड। याद रखिएगा, बहुत सारे रिसर्चर्स का ये कहना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जितना छोटा आपका URL होगा वो जल्दी रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि गूगल चाहता है कि आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल डिवाइस के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, और आपकी जो वेबसाइट का URL है, जो लिंक है, वो एक्चुअली आपके पेज पे क्लिक करने से पहले गूगल दिखाता है ना, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, हाँ, टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिखता है ना, हाँ, सॉरी टाइटल के ऊपर। सो वो जो URL दिख रहा है, गूगल चाहता है कि कस्टमर को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करे कि भैया जहां आप जा रहे हो, जो दिख रहा है वहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बेवकूफ बना देगा, सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए शॉर्ट URL, क्योंकि मोबाइल डिवाइस का स्क्रीन साइज छोटा होता है, इसलिए शॉर्ट URL ज्यादा अच्छे से रैंक करते हैं। तो अगर आपका कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है या फिर आपके प्रोडक्ट का नाम है, यहां तक ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप पूरी की पूरी कहानी लिखने लग गए अपने पेज के टाइटल में, आई वॉज गोइंग फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड आई फाउंड एप्पल ऑन द रोड, है ना, ये कोई सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई, ये URL नहीं हुआ। क्योंकि आप टाइटल में लिख देंगे अपने पेज का नाम, तो 100% वो तो बन ही जाएगा ना वैसा ही, गीतांजलि enterprise.in/I was going to Agra and I found an apple। ये सेंटेंस हो गई।
इतना बड़ा यूआरएल नहीं बनाना है, अपने प्रोडक्ट तक सीमित रखिए, अपने प्रोडक्ट को नाम को डालिए, अपने यूआरएल में एनरिच्ड विद कीवर्ड्स यूआरएल को बनाइए। तो ऐड मॉडिफायर्स टू योर टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सेशन स्टार्ट करने में जब हमने ऑन पेज एसईओ की बात की थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आप अपनी टाइटल के अंदर बेस्ट 2020, यहां 19 मेंशन है, ध्यान रखिएगा, 2020 रिव्यू गाइड, ये सारी चीजें अगर आप डालते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इससे गूगल क्या है समझिएगा। गूगल क्या है? गूगल एक्चुअली एक सर्च इंजन है जो कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना चाहता है, यही है ना। अब ये जो इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना चाहता है, वो चाहता है लेटेस्ट नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन दे। तो वो कैसे? वो कोई ह्यूमन तो है नहीं, वो तो एक कोड है। तो उस कोड के दिमाग में ये डाला गया है, उसको इस तरीके से कोड किया गया है कि आपके साइट के टाइटल में अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कंपैरेटिव होंगे दुनिया से अलग, जैसे ईयर का मतलब क्या हो गया? मतलब इसी साल का डेटा है, लेटेस्ट होगा, हाँ, है ना। या फिर बेस्ट, कुछ इस तरीके से, तो उनको लगेगा कि यार ये चीज ऐसी है जो कंपैरेटिव रिजल्ट दिखा रही है। तो इसको हम कहते हैं मॉडिफायर्स। तो याद रखिएगा, अपनी वेबसाइट के अंदर जब भी आप टाइटल लिखें किसी भी पेज का, तो कुछ मॉडिफायर्स का जरूर यूज कीजिएगा। जैसे अगर सत्य जी आप अपनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो आपके पेज में हो सकता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर टाइटल में। क्लियर है सर? यस सर, यस सर। जब भी आप ब्लॉगिंग करें तो ब्लॉगिंग में इस मॉडिफायर्स का बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा, जरूरी है। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपका, मैंने बताया, एसईओ हमेशा ओवरऑल रैंकिंग को देखता है। इसमें से मान लीजिए कि आपने ये नहीं किया, मॉडिफायर नहीं लगाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पेज रैंक नहीं करेगा। इसका ये मतलब है कि आपका पेज तब तक रैंक करेगा जब तक आपके इक्वल में कोई बंदा खड़ा ना हो जाए और ये मॉडिफायर ना लगा ले। जैसे ही वो मॉडिफायर लगाएगा, फुटबॉल में देखा है ना, दोनों साइड से अगर इक्वल गोल हो जाए तो फिर पेनाल्टी शूट आउट होते हैं। तो वैसा ही एसईओ के रूल्स हैं। अगर आपकी, मान लीजिए हितेश जी की वेबसाइट है, श्रद्धा जी की वेबसाइट है, दोनों एक ही लेवल पे गूगल की नजर में है, तो गूगल फिर इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देगा। तो हम पहले से ही इस पे करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर्स मिलते रहेंगे ना हमें। हाँ, इजी, क्लियर है? सत्य जी क्लियर है? श्रद्धा मैम, अजय क्लियर है? बिल्कुल यस सर। परफेक्ट। अब यहां पर बड़ी मजेदार चीज है, व्रैप टाइटल इन H1। आप लोगों को HTML की क्लास अगर याद होगी तो वहां मैंने आपको H1 H2 करके टैग्स कुछ बताए थे, याद है आप लोगों को? मैंने आपको कुछ इस तरीके के टैग्स बताए थे। H1 कुछ भी आप लिखिए, यहाँ पे H1 जो पैदा हुआ है उसका मरना भी जरूरी है, H1। और ऐसे ऐसे जो टैग्स आप लिखेंगे ना, ये टैग्स आपके वेबसाइट में फॉन्ट्स को छोटा या बड़ा करता है। बना के दिखा देता हूं, आप रिकॉल कर लेंगे। ये H1 से लेके H6 तक होता है। ध्यान रखिएगा, अभी बड़ी मजेदार चीज इसमें आपको बताने वाला हूं। मैंने H6 यूज नहीं किया है, अभी H5 तक देख लेते हैं हम। यहां से आपको आइडिया जरूर मिल जाएगा। HTML को एक्सेस करने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पे मैं सिंपल डाल देता हूं h1.html। हम इसको एक बार एक्सेस कर लेते हैं, ये रहा। और ये देखिए, ये है H1, ये है H2, ये है H3, ये है H4, ये है H5, और इससे भी छोटा हो जाएगा H6। ये जो साइज है ना, ये साइज कहीं ना कहीं आप CSS, एक लैंग्वेज में एक एड ऑन भी होता है जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, तो उसकी मदद से भी आप इस तरीके की फॉन्टिंग को यूज कर सकते हैं। फॉन्टिंग मतलब ये जो साइज है फॉन्ट का,
लेकिन जब HTML बना था तो ये H1, H2, H3 इसी तरीके के टैग्स को यूज किया जाता था। अब आप समझिएगा, अगर मैं आपको बोल दूं किसी भी टॉपिक के ऊपर एक एसे लिखिए, तो उसका कोई एक डेफिनेटली एक टॉपिक होगा ना, उसके ऊपर आप लिखेंगे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि IIDM से आपने क्या सीखा, तो आप पहले IIDM के बारे में रिव्यू देंगे, फिर उसके बाद मेरे बारे में कुछ लिखेंगे, उसके बाद एक्चुअल अपना रिव्यू देंगे, और फिर शायद जो भी आपके दिमाग में होगा वो चीज आप ऐड करना चाहते हैं तो एक और पैरा बन जाएगा। 4 डिफरेंट पैराग्राफ, लेकिन जो मेन हेडिंग है वो किस बारे में है? आप IIDM के बारे में रिव्यू दे रहे हैं, यही है ना? तो जो भी आप पेज बनाएंगे उसमें एक H1 टैग का होना जरूरी है। मतलब H1 का मतलब पेज की हेडिंग, और आप H2 से लेके H6 तक कितने भी टैग्स को यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप डिवी थीम से, डिवी बिल्डर से आप पेज बना रहे हैं, अपने डिजाइन को कर रहे हैं, तो वहां पर जब आप टेक्स्ट को डालते हैं तो टेक्स्ट में आपसे पूछता है वो कभी कभी पैराग्राफ नहीं तो H1 सेलेक्ट करना है। Yes. देखा श्रद्धा जी? Yes, sir. है ना? सत्य देखा है आपने? जी सर देखा है। ओके, तो सर वहां पर क्या है कि वहां पर आपको जब आप H1 सेलेक्ट करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि H1 सिर्फ एक बार सेलेक्ट करें। याद रखिएगा, वर्डप्रेस के अंदर जब आप कोई टाइटल डालते हैं, वर्डप्रेस में जो टाइटल होता है मतलब आपके पेज पे जो हेडिंग लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली H1 को असाइन हो जाती है। तो आपको अपने टाइटल को H1 में लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे, अपने सोर्स कोड को आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे तो आप वहां पे H1 डाल सकते हैं। तो wrap टाइटल इन H1 ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली कर देता है। अगर वर्डप्रेस में आप वेबसाइट बना रहे हैं तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो भी आपके मेन कीवर्ड्स होंगे दैट शुड बी प्रेजेंट इन H1। अब इन वर्डप्रेस टाइटल ऑफ द पेज इज डिफॉल्ट इन H1। दिखा देता हूं कैसे। यहां पे हम चलते हैं इस वॉल क्लॉक वाले पे, ये देखिए जो हमारा टाइटल है, जो प्रोडक्ट का पेज है, जो प्रोडक्ट का टाइटल है, ऐसे ही जब आप पोस्ट बनाएंगे, ऐसी पेज बनाएंगे तो वही लिखा हुआ आएगा ना जो टाइटल होगा। तो आपने देखा, यहां ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली H1 टैग में आ गया ना। तो याद रखिएगा, आपके एक पेज के अंदर एक ही H1 टैग होना चाहिए। H2 से लेके H6 आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, और H1 के अंदर आपका मेन कीवर्ड का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके बाद और आगे चलते हैं। सर मेन कीवर्ड मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों? सर प्राइमरी कीवर्ड, मेन कीवर्ड जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब प्राइमरी कीवर्ड। अब इसके बाद मैंने ये थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्ले विथ मल्टीमीडिया। अगर आप ऑन पेज एसईओ में, क्योंकि यहां से बाउंस रेट कम होगा ना, लोगों को रोकने के लिए मल्टीमीडिया ऐड करो। ऐड इमेजेस एंड वीडियोस टू योर लैंडिंग पेजेस। यहां पे हितेश जी जो आपने पेज बनाया हुआ है, इस पे मान लीजिए अगर एक छोटी सी वीडियो भी डाल देना प्रोडक्ट वाले पेज पे। है सर, वीडियो है, हमारी यूट्यूब वाली वीडियो है। बहुत बढ़िया, तो कोई बात नहीं सर, यूट्यूब वाली वीडियो पे रखिए। हाँ, तो मजेदार तरीके से यूजर यहां पे आएगा और रुकेगा। सर कहां पे है वीडियो? वीडियो क्या है? यूट्यूब ये बनाया हुआ है वॉल क्लॉक के बाजू में जो सर। यस। तो ये कहां लेके जा रहा है? ऐसा नहीं करना सर, ऐसा नहीं करना है। ये तो कस्टमर आपका पेज छोड़ के चला गया। अच्छा, ऐसा है। ऐसा नहीं करना है। आपने ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ना सर, ये जो लिखा हुआ है, हाँ, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, हाँ, यहीं पे एक मजेदार चीज दिखाता हूं अब आपको मैं। आपके YouTube को ओपन कर लेते हैं एक नए टैब में, और यहां चलते हैं आपके पेज पे। ध्यान दीजिएगा अभी हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ऐड मल्टीमीडिया टू योर पेजेस, मतलब इमेज, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस आजकल बहुत लोग देखना चाहते हैं अगर आप प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अभी
सारे लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं हितेश जी के उस डबल पीकॉक वाले प्रोडक्ट पेज पे जा रहा हूं और उस पे एक वीडियो ऐड करना चाह रहा हूं। देखिएगा कैसे करूंगा। जो वीडियो वीडियो सर है ना, वो ट्री वाला वीडियो है। कोई बात नहीं सर, मैं आपको बस करके दिखा रहा हूं उसको। फ्री हाँ, पेज जो आपकी मर्जी उस तरीके से आप यूज कर लीजिएगा। समझ गया, समझ गया। मैं इसको नॉर्मली एडिट कर लेता हूं। अगर आप कोई भी बिल्डर यूज कर रहे हैं, आप बिल्डर में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपल एक HTML कोड पेस्ट करना है, दिखा देता हूं कैसा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आ रहा है, इनकी वेबसाइट में चलते हैं। ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, ये नीचे जो दिख रहा है ये, इस जगह हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक छोटा काम और कर देते हैं। यहां पे हम आते हैं, तुम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहां पर हम YouTube के अंदर जाएंगे। YouTube में सर यही वाला है? हाँ बस जी यही यही, वाला है? हाँ हाँ यही वाला है। ठीक है सर, कुछ नहीं करना है, इस पे राइट क्लिक करना है एंड इस पे क्या करना है, कॉपी एम्बेड कोड। कॉपी एम्बेड कोड पे क्लिक करना है, यहां पे वापस आना है और इस जगह पे आप टेक्स्ट पे जाएंगे और यहां देखिए ये कोड आ गया HTML। ये बहुत इजी, आपको समझ आता है कोड? हाँ, अब कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें? नहीं नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक BR डाल देना है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लाइन हो जाएगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा, विजुअल में चलते हैं। अपडेट कर देते हैं इसको। डिजाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस तरीके करना है। मैं अभी आपको प्रोडक्ट डाल के दिखा रहा हूं कि आप कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक्स। कस्टमर का रुकना जरूरी है आपकी वेबसाइट पे। देखिए आ गया सर। हाँ, तो वहां से यूट्यूब के मेनू में निकाल दूं वहां से? बिल्कुल, आप क्लिक करेंगे सर, आपकी वेबसाइट पे यूजर आपकी वेबसाइट पे रहेगा ना। क्यों उसको मौका दे रहे हो सर आपकी यूट्यूब से कहीं और चला जाए और वहां पता लगा मेरे जैसा किसी स्पीकर की आवाज सुन रहा और वहीं से वहीं कहीं और चला गया, सपना ही चेंज हो गया पीकॉक खरीदने का। है ना? लॉजिक है ना सर। आपकी वेबसाइट पे बड़ी मेहनत से आपने ऐड पे खर्च करके कस्टमर को लेके आए। हाँ, कस्टमर को आपने मौका दे दिया कि यूट्यूब से मेरी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ। अचानक से किसी स्पीकर की उसकी आवाज सुनाई दे गई जो पसंद आ गई, अब वो उस स्पीकर को सुनने में चल के आ गया। जो सेल का माइंड था ना, वो माइंड से आपने उसको हटा दिया। अब वो कभी और आएगा तो आएगा। यहां पे क्या है, यहां कस्टमर आपका वीडियो चेक करेगा, वीडियो चेक करते करते उसको मजेदार लगेगा, यहीं का यहीं डलेगा। लॉजिक है सर बात में? सही बात है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये भी टॉपिक अब समझ लिया कि इन्फोग्राफिक्स कैसे ऐड करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। एक एग्जांपल दिखाया मैंने, बाकी आप जिस तरीके से करना चाहते हैं कीजिए। दिस विल हेल्प कस्टमर्स टू स्टे ऑन योर पेज। ये आपकी हेल्प करेगा कस्टमर्स को आपके पेज पे रुकने के लिए ज्यादा लंबे समय तक, विच विल रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ बाउंस रेट, जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज ऑल टैग। ऑल्टरनेटिव टैग बहुत जरूरी है, बिना उसके काम मत कीजिएगा। चेक करने के लिए यहां पे ये जो आपने इमेज डाली है डबल पीकॉक वाली, इस इमेज का मेरे ख्याल से आपने ऑल टैग सर अभी अपलोड नहीं किया हुआ है। किया है क्या हितेश जी? किया है। ओके, देख लेते हैं सर अभी।
बहुत बढ़िया। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे ऑल्ट जो पूरा डाला हुआ है ये प्रॉपर्ली डाला हुआ है, डबल पीकॉक वॉल क्लॉक। तो गूगल इस चीज को रीड करेगा और अगर ये यहां से इसको लेके अगर गूगल पे डाल दें तो आने वाले टाइम में अगर इनकी पेज की रैंकिंग अच्छी होगी तो हो सकता है इनको, सर यहाँ पे स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, हर जगह आपने पिकॉक की स्पेलिंग गलत डाली हुई है। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो यहां पर हो सकता है कि आपकी वेबसाइट भी धीरे धीरे दिखने लगे, टाइम लगेगा लेकिन दिखेगी जरूर सर। ओके ठीक है सर। ओके। और जो भी प्रोडक्ट लोग लेने जाते हैं ना इस तरीके का, वो यहाँ इमेज वाले सेक्शन पे जरूर आते हैं। चलिए, तो ऑल टैग डालना भूलिएगा मत, इसके बिना एसईओ कंप्लीट होगा नहीं। यूज आउटबाउंड लिंक्स, ये एक पुराना मेथड है जिसको मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन यूज करने की जरूरत नहीं है। आउटबाउंड लिंक्स का मतलब क्या है कि पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाना मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आदि मानव काल में, जमाना मतलब 10 साल पहले। तो 10 साल पहले क्या होता था कि लोग अपनी वेबसाइट के अंदर अपने अकॉर्डिंग कंटेंट लिखते थे। जब उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, पीपल यूज्ड टू राइट देयर ब्लॉग्स। जब नया नया सिनेरियो आया था, बहुत नोन राइटर्स थे जो अपनी ब्लॉगिंग कर रहे थे, गूगल ब्लॉगस्पॉट तरीके की वेबसाइट्स थी, वहां पे लोग लिख रहे थे। वहां पर वो अपनी लैंग्वेज में, हो सकता है एक लैटिन यूजर था, एक लैटिन कस्टमर था, या फिर एक गूगल का जो एक लेट्स सपोज एक पोएट हो, वो जब अपनी लैंग्वेज में लिख रहा होता था तो वहां पर उसकी लैंग्वेज के कंटेंट को गूगल समझ नहीं पाता था। इसलिए गूगल ने एक रूल निकाला कि आप अगर आर्टिकल जो है आपका उसको किसी ऐसे लिंक से कनेक्ट कर रहे हैं जो उसी टॉपिक के बारे में बता रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल डबल पिकॉक वॉल क्लॉक लिखा आपने, कोई टेक्स्ट लिखा, अगर पिकॉक को आप विकिपीडिया के ऊपर पिकॉक से कनेक्ट कर दो, कैसे कनेक्ट करोगे? AHREF, याद है? यस सर। श्रद्धा मैम याद है? यस सर। अजय याद है? बिल्कुल यस सर। परफेक्ट। सो AHREF करके हाइपर रेफरेंस देखिए, और वर्डप्रेस में भी बहुत इजी है। कैसे करना है? यहां पे मान लीजिए जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं डेकोरेटिव पिकॉक, तो यहां पे पिकॉक को मैं क्या करूंगा, ये लीजिए, और यहां से मैंने इसको हाइपरलिंक कर दिया। कहां से हाइपरलिंक करूंगा? यहां पे मैं विकिपीडिया के ऊपर अगर पिकॉक के बारे में सर्च कर लूं, इससे होगा क्या समझिएगा। ये तरीका बड़ा पुराना है लेकिन इससे होगा क्या, जैसे यहां देखिए ये देखिए, ये एक लिंक मुझे मिल गया विकिपीडिया का, जहां पे पिकॉक के बारे में बोल रहे हैं लोग। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट में जाके इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा और हिट एंटर। अब क्या होगा देखिए, मेरी वेबसाइट में इसको अपडेट कर देता हूं। और मैं जब अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहां देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जब मैं पिकॉक के ऊपर जाता हूं, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूं, इट हैज अ डेकोरेटिव पिकॉक डिजाइन। अब मान लीजिए कोई फॉरेनर आपकी वेबसाइट पे है जिसने आज तक पिकॉक को देखा ही नहीं, हो सकता है ऐसा बंदा दुनिया में हो जिसने देखा नहीं, जिसको पता ही नहीं है, और वो घूमते फिरते आपके पेज पे किसी तरह आ गया। ये ब्लॉगर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो यहां पर जैसे ही पिकॉक पे क्लिक करूंगा मैं, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, पिकॉक के बारे में नॉलेज लेने के लिए। किस वेबसाइट पे? विकिपीडिया, जो अपने आप में एक बहुत रिनोन्ड वेबसाइट है गूगल की नजर में या किसी भी सर्च इंजन की नजर में। विकिपीडिया भी तो यही करता है। देखिए ना, आप पढ़ रहे हैं और अचानक से आपको कुछ नहीं समझ आया, क्लिक कीजिए, आप उस डेटा पे पहुंच गए। लेकिन आज के टाइम में, ये था पुराना जमाना,
आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हितेश जी तो कस्टमर बड़ी मेहनत से लेके आए, लेकिन वो भाग गया विकिपीडिया पे, है ना हितेश जी? हाँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर ही आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग मतलब आप वेबसाइट के अंदर ही पेजेस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंटेंट लिखा हुआ है, मैं पहले इसको हटा देता हूं सर। हटाने के लिए कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक करना है और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। डन, खत्म। एंड अपडेट कर देते हैं। બધામાં ખોટું હશે, બધામાં. ठीक है। सो यहां पे क्या करने का है, इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग है विकिपीडिया, जो मैंने आपको बताया। आपका एक पेज, अगर आप कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, सर देखिए प्रोडक्ट के लिए ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट वाले के लिए जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का, उसमें यहां ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एग्जांपल देखिए अमेजोन का लेके चलते हैं। यहां से इसी प्रोडक्ट को एक बार उठा लेते हैं। सर पिकॉक की स्पेलिंग प्लीज ठीक कर लीजिएगा हर जगह। चलिए मान लीजिए हम इधर आ गए, यहां पे हम आते हैं और यहां पे देखिए इनका जितना भी यहां पे लिखा हुआ है ना, ये कुछ लिंक्स इन्होंने दिए हुए हैं जो ऑटोमेटिकली यहां पे बन रहे हैं। जैसे यहां पे आप अपने पेजेस के लिंक दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो कैटेगरीज हैं, जैसे यहां पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम इनके पेज को देखें, ये रहा इनका पेज। इस पेज को हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे इन्होंने टैग्स डाले हुए हैं, प्रीमियम या वॉल क्लॉक डाले हुए हैं। वॉल क्लॉक पे मैं जाऊंगा तो सारे के सारे टाइप के वॉल क्लॉक मेरे को दिख जाएंगे, देख रहे हैं? तो इस तरीके की लिंकिंग को ही मैं इंटरनल लिंकिंग कह रहा हूं। अब अगर आप मान लीजिए एक ब्लॉग लिख रहे हैं, जैसे अजय आप अगर एक ब्लॉगिंग कर रहे हैं किसी भी आर्टिकल के ऊपर, लेट्स सपोज यू आर लाइक टाइपिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन इंडिया इन 2020, अगर आप इसके ऊपर लिख रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स लिखते लिखते एक फ्रीलांसर वर्ड आ गया आपके कंटेंट में, तो उस फ्रीलांसर को आप अपने उस फ्रीलांसर पेज से कनेक्ट कर सकते हैं जहां पे आप फ्रीलांसिंग के बारे में लिख रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे? ओके मैम अभी तो मैंने बताया ना, आपके हर पेज आपको पता होगा ना, पता है नहीं पता श्रद्धा? हाँ सर पता है। तो बस आपका आपके लिए यूआरएल वही है और आपने कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप कंटेंट लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं इस वाले कंटेंट में अभी हमने किया था ना, पिकॉक को कनेक्ट किया था। सर डीवी पे कैसे करना? डिवी पे कैसे करेंगे? मैम डिवी पे भी जो कंटेंट लिखते हैं उस पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं आप, बिल्कुल सेम यही तरीका है। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद बूस्ट योर साइट स्पीड, इसके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा। एक प्लगइन बताऊंगा जो हम वर्डप्रेस के अंदर यूज करते हैं और साइट स्पीड को रिड्यूस करेगा, जो साइट की स्पीड को बढ़ाएगा, सॉरी रिड्यूस नहीं करेगा, बढ़ाएगा, जिससे एसईओ में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा और इसके बाद इसको अब अभी आप छोड़ देंगे। इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे और एक्सप्लेन्ड वे में करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। अब यहां पे मैं लिखा है कंटेंट शुड बी फुल ऑफ कीवर्ड्स। कंटेंट राइटिंग, याद रखिएगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंटेंट ही राजा है। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है कोई आपको पसंद नहीं करेगा। कंटेंट बहुत अच्छे से लिखना जरूरी है, तभी हाई पेड जॉब से कंटेंट राइटिंग। यहां पे प्ले सेफ, यूज
कीवर्ड्स लॉजिकली। लोग क्या करते हैं, इन लॉजिकल मैनर में कीवर्ड्स को रिपीट किए चले जा रहे हैं। नहीं, नहीं करना है। कीवर्ड्स को आपको लॉजिकली लिखना है। प्ले सेफ। दिस विल हेल्प सर्च इंजन टू फाइंड एंड कनेक्ट कंटेंट विद योर कीवर्ड। गूगल अपने आप, गूगल या कोई भी सर्च इंजन, जब मैं गूगल की बात कर रहा हूं, हर सर्च इंजन की बात कर रहा हूं, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे आके आपके कंटेंट के अंदर कोशिश करेगा कि जो आपने टाइटल में कीवर्ड डाला है, जो डिस्क्रिप्शन में डाला है, जो आपने मेटा टैग्स के अंदर डाला हुआ है, वो कीवर्ड क्या आपके कंटेंट में एक्चुअली प्रेजेंट है भी या नहीं है। और जितनी बार प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। ऐड मेटा टैग्स, ये मैंने आपको योस्ट एसईओ के थ्रू बताया। सर मेटा टैग्स जी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जी डिजिटल मार्केटिंग एंड डूइंग मार्केटिंग डिजिटल, ये दोनों सेम कीवर्ड्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे या फिर अलग अलग? सर देखिए, हर कीवर्ड का अपना इंपैक्ट होता है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं सबका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। इन्होंने कहा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या फिर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, करेक्ट? यही सत्य जी, या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है? नहीं सर, यही आपने जो बोला। चलिए सर, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग पे भी रैंक करें तो आप डूइंग डिजिटल मार्केटिंग पे भी रैंक कर जाएंगे। लेकिन ऐसा भी चांस हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग पे आप रैंक कर रहे हो और डूइंग डिजिटल मार्केटिंग पे दूसरी वेबसाइट आ जाएगी। कैसे दूसरी आ जाएगी? क्योंकि उसकी वेबसाइट के अंदर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली प्रेजेंट है, आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से, आपके पेज से ज्यादा अच्छे तरीके से। तो गूगल उसको प्रेफरेंस देगा ना, क्योंकि वॉट एवर यू राइट इन सर्च इंजन दैट इज यूनिक, सर्च्ड बाय गूगल एंड टेक्निकली नोन एज कीवर्ड। हर कीवर्ड का अपना रिजल्ट होता है। अगर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग में गूगल को लगता है कि आपके पेज को दिखाना चाहिए किन पैरामीटर्स में, ये जिस पैरामीटर्स पे हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको दिखाएगा। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा भी होता है सर कि आपका एक कीवर्ड रैंक कर गया, उससे कनेक्टेड आपके बहुत सारे कीवर्ड रैंक कर जाते हैं। बहुत सारे लोग क्लाइंट को यहीं पे बेवकूफ बनाते हैं, डिजिटल मार्केटर्स। क्लाइंट ने आपको बोला कि भैया मेरी वेबसाइट को अच्छे रिजल्ट में लेके आओ, आपका एक कीवर्ड रैंक हुआ, आपने जैसे आपने किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, आपने बोल दिया क्लाइंट को कि मैं इस कीवर्ड पे आपको लेके आ जाऊंगा। या फिर आपने किसी मोटर रिपेयर वर्कशॉप से बात कर ली, आपने कार रिपेयर वर्कशॉप इन दिल्ली पे आप उसको टॉप पे ले आए, उसके बाद आप बाइक रिपेयर वर्कशॉप पे भी उसको टॉप में ऑटोमेटिकली, अगर पेज की रैंकिंग अच्छी होगी तो हो सकता है वो आ जाएगा। या फिर आपने डाल दिया कार रिपेयर वर्कशॉप इन दिल्ली तिलक नगर, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपका पेज दोबारा वहां दिखेगा। तो कस्टमर को आप ये भी उठा के दिखा देंगे, देखो भैया हम 3 कीवर्ड पे ले आए आपको, है ना सत्य जी, जबकि आपने एग्जैक्टली काम किया एक कीवर्ड पे। तो लोग यहां ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन बिजनेस है सर, हर चीज समझना जरूरी है। आप मत बनिए, लेकिन लोगों को भी बेवकूफ मत बनने दीजिए, उनको समझाइए, टेक्निकली लॉजिकली समझाइए सर, बिजनेस तभी बन पाएगा आगे। क्योंकि आज लोगों को नॉलेज नहीं है, कल हो जाएगी, तो कस्टमर बेस वहीं से बनेगा। लॉजिक क्लियर है सत्य जी? हर कीवर्ड का अपना एक पैरामीटर होता है जिसपे बेस पे वो चेक करता है कि वो सबसे ज्यादा बार कहां पे एक लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट है। क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। डू नॉट ओवरलोड द कीवर्ड। मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूं, कंटेंट राजा है, कंटेंट से बड़ा कुछ भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। इसीलिए अपने कीवर्ड को बार बार रिपीट जरूर कीजिएगा, लेकिन लॉजिकल सेंस में। ओवरलोड नहीं करना है। ओवरलोड का मतलब है एक ही लाइन में जबरदस्ती घुसा दिया, मतलब सेंटेंस बना दिया आई एम गोइंग टू आगरा और लास्ट में डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर दिया। ये कोई लॉजिक नहीं है ना। इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। आपकी वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस लगी हुई हैं उसका साइज बहुत जरूरी है रिड्यूस करना, आपको केबीज में होना चाहिए। जितनी ज्यादा साइज छोटी होगी उतना आपके पेज का स्पीड, लोड टाइम, उतना आपके पेज का लोड टाइम
कम होगा, जो कि अच्छा है एसईओ के लिए। गूगल या फिर किसी भी जिनको ऐसी वेबसाइट्स पसंद है जिनका लोड टाइम कम हो। जी सत्य जी। सर आपने बोला था इमेज रिसाइज करने के लिए प्रोसीजर बोला था सर, जो व्हाट्सएप में भेज के फिर से रिलोड करने के लिए। सर दोबारा बताएं मुझे। सर आपने बोला था ना कि इमेज को रिसाइज करने के लिए किसी को जी व्हाट्सएप पे जी सेंड करके फिर से सर, लोड। करना कुछ नहीं है इसके लिए, आपको करना कुछ नहीं है सर। इसमें आपको है ना व्हाट्सएप पे मैंने आपको इसलिए समझाया था कि जिन लोगों को फोटोशॉप नहीं आता है, इमेज एडिटिंग टूल नहीं पता है, मान लीजिए आपकी इमेज 5 MB की है, 5 MB, आपने एक डिजी कैमरा से क्लिक किया या फिर कहीं से डाउनलोड किया एक अच्छी पिक्सल वेबसाइट से। अब उस इमेज को आपको व्हाट्सएप आता नहीं है तो साइट को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में या अपने फोन में उस इमेज को अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और फिर दोबारा डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में। तो व्हाट्सएप के एल्गोरिथम जिसमें व्हाट्सएप लिखा गया है वो आपके इमेज को कॉम्प्रेस कर देता है और आपके फाइल के साइज को रिड्यूस कर देता है, केबीज में ले जाता है, और आपकी इमेज की क्वालिटी फिर भी उतनी ही रहती है, क्योंकि जो नेकेड आईज हैं वो उतना ज्यादा पिक्सल लेवल तक नहीं देख पाती, तो वो उतना ही रिड्यूस करता है जिसमें इमेज खराब नहीं लग रही हो। वरना आप अगर अपने एंड से करने लगेंगे ना और आपको टेक्निकली नॉलेज नहीं है तो आपकी इमेज ही अजीब सी दिखने लगेगी, कलर शेडेड हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, इमेज अच्छी नहीं लगेगी, फिर जो HD क्वालिटी इमेज आप सोच रहे हैं वो नहीं बन पाएगी। सर ऐसा कोई प्रोसीजर है कि जो इमेज ऑलरेडी लग चुका है वेबसाइट पर उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं सर, आपको इमेज को एक्चुअली कंट्रोल करना पड़ेगा डाउनलोड करके। इसके बाद ऐड सोशल लिंक्स। अपनी वेबसाइट के ऊपर कोशिश कीजिएगा कि आप सोशल लिंक्स को कनेक्ट करें, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑन पेज के बाद, कल की क्लास जो होगी ऑन पेज की लास्ट क्लास के बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, उसका मतलब है दूसरी वेबसाइट्स आपकी गारंटी लेंगे कि आप अच्छे हैं। तो जितना अच्छा आपका सोशल चैनल होगा उतनी अच्छी आपके पेज की रैंकिंग भी होने वाली है। तो इसीलिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सोशल चैनल्स को कनेक्ट कीजिएगा। गूगल की नजर में भी या किसी भी सर्च इंजन की नजर में भी आपकी विजिबिलिटी बनती है। मान लीजिए सत्य जी, जी सत्य जी पूछे पूछे। सर सोशल लिंक को कनेक्ट करना ये आउटबाउंड लिंक नहीं, लिंक के अंदर नहीं आएगा क्या? सर बिल्कुल, ये आउटबाउंड लिंक के अंदर ही आएगा। थोड़ा कंफ्यूज है ना मींस वहां पर। ओके, वो YouTube वाला मींस ताकि कस्टमर डाइवर्ट ना हो, और ये हम लोगों का गारंटी लेगा कि कस्टमर हम लोगों के साथ बंद कर रहे हैं। सर ये ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, ये मैं बस एक पैरामीटर आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए सर आप मेरे को पहली बार मिल रहे हैं, आप जिस मार्केट में टमाटर लेने आए हुए हैं मैं भी उसी मार्केट में टमाटर लेने पहुंच गया। आपने देखा मेरे चारों तरफ 4 गनमैन खड़े हैं, मैं आराम से गाड़ी से उतरा हूं और मैं टमाटर का रेट पूछ रहा हूं। आप बोलोगे यार इतना बड़ा आदमी है टमाटर लेने खुद आ रहा है, आप 2 मिनट के लिए मेरे को देखोगे, मैं कौन हूं, है ना? तो वही चीज है कि आपको मैंने अट्रैक्ट किया किस वजह से, कि मैंने 4 गनमैन हैं, गाड़ियां हैं, फिर भी मैं सब्जी मंडी में आ रहा हूं। कौन हूं भाई मैं? आपका एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे लिए पैदा होगा कि यार ये बंदा अमीर ही होगा पक्का, है ना? या तो कोई मिनिस्टर का बच्चा होगा ये। अब ऐसे सोचते ना हम हिंदुस्तानी। अब क्या है कि सर ऐसे ही अगर आपकी वेबसाइट पे जब गूगल क्रॉलर लेके आ रहा है और आपका सोशल चैनल बहुत स्ट्रांग है, तो गूगल को लगेगा ना कि यार ये जो इंसान है ये सोशली इतना नोन है, क्योंकि वो आपके लिंक्स पे जाएगा। अभी आगे समझेंगे हम कि गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपकी वेबसाइट जितने लिंक कनेक्टेड होते हैं वो वहां पे भी जाके चेक करता है कि क्यों कनेक्टेड है आप उससे। तो जब वहां जाएगा तो सर इंपैक्ट पैदा होगा ना, और गूगल को क्या लगेगा कि आप स्ट्रांग हैं, क्योंकि फेसबुक में आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, फेसबुक में आपके लिंक शेयर्ड होंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप सोशल चैनल्स को जरूर अपनी वेबसाइट पे कंट्रोल करें। और आज फेसबुक है, कल होके कोई दूसरा सोशल नेटवर्क आ जाएगा, उसका भी लिंक डाल दीजिएगा। तो ये बस एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं कि सोशल नेटवर्क पे डालने से आपका इंपैक्ट जरूर बढ़ता है। पोस्ट लॉन्ग कंटेंट। एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड 70% ऑफ द कंटेंट इज रिक्वायर्ड। लोग क्या करते हैं, सिर्फ फोटो 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 डाल दी,
लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट भी लिखें। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर डायरेक्टली एड से कस्टमर जनरेट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं करना है तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को ध्यान दीजिएगा, 70% कंटेंट, 30% इंफोग्राफिक्स। बट मैंने यहां पे बहुत क्लियरली लिखा है, डू नॉट वरी अबाउट इफ 70%, मेक योर पेज इंटरैक्टिव। अपने पेज को आपको इंटरैक्टिव बनाना है, फोकस मत कीजिएगा 70% पे, लेकिन टारगेट कीजिएगा, अचीव करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्लियर है? इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। पीडीएफ जहां पे आप वीडियोस देखेंगे वहां पर आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। जी सत्य जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर 70% जो कंटेंट का जो सर मींस एक स्ट्रेटेजी है सर, वो सारे पेजेस के लिए या फिर ब्लॉग के लिए? क्योंकि सर होम पेज पे अगर 70% कंटेंट डालेंगे तो सर काफी लेंदी हो जाएगा। सर मैंने आपको यही बताया कि इसके लिए परेशान मत होइएगा, अपने पेज को सिर्फ इंटरैक्टिव बनाइए। और जो ब्लॉगर्स हैं उनको तो कंटेंट लिखना ही है सर, वो इससे बच नहीं सकते। ठीक है सर? कोई और क्वेश्चन किसी का? नो सर, मजा आ गया। मजा आ गया? चलिए सर, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आंखों में चमक और दिल में धड़कन तेज होनी चाहिए कि अब आर नहीं तो पार सर, बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक जोश नहीं आएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। विल मीट टुमारो। गुड नाइट, जय हिंद। थैंक यू सर, गुड नाइट। श्रद्धा, आपने क्या